हेलो दोस्तों, आज से हम क्लास 9th की बिहाई बुक शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। ये चैप्टर हमारे चैनल पर डीएवी के क्लास 8 की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मैं अभी इस चैप्टर को रिपीट नहीं कर रही बिकॉज बोथ स्टोरीज आर एग्जैक्टली सेम। मैंने उस वीडियो का लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। हाँ, अगर आपको ये चैप्टर एक नए तरीके से चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड आएगी तो मैं इसे दोबारा से बना दूंगी। फिलहाल आज हम कवर करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 1, जिसमें हम एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और डिटरमाइंड गर्ल से मुलाकात करेंगे। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें हम फेमस शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। सबसे पहले एक ट्रेन प्लेटफॉर्म का सीन आता है, जहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी और सारे लोग प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। यहीं लगभग एक 17 साल की पतली दुबली सी लड़की भी खड़ी होती है, जो थोड़ी नर्वस तो थी पर उससे भी ज्यादा वो एक्साइटेड थी। और उस लड़की का नाम होता है एवेलिन ग्लेनी। वो आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशन को फील कर पा रही थी। आज लंदन के एक प्रेस्टिजियस यानी बहुत ही प्रसिद्ध अकेडमी में उसका फर्स्ट डे था। उस अकेडमी का नाम था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब हम किसी नए जगह या किसी नए स्कूल में शिफ्ट होते हैं तो फर्स्ट डे हम थोड़े डरे हुए होते हैं और थोड़े नर्वस भी होते हैं। एवलिन के साथ भी यही हो रहा था। वो स्कॉटलैंड से पहली बार लंदन की म्यूजिक अकेडमी में जा रही थी, लेकिन इस उभरती हुई म्यूजिशियन के पास डरने के लिए इससे भी बड़ा एक और रीजन था, और वो रीजन ये था कि वो सुन नहीं सकती थी। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। ये हियरिंग लॉस का सबसे लास्ट स्टेज होता है। आपको यहाँ कुछ सुनाई ही नहीं देगा। ये था पैरा 1। अब हम आते हैं पैरा 2 पे। ऐसा नहीं है कि एवलिन बचपन से ही सुन नहीं सकती थी। उनका हियरिंग लॉस धीरे धीरे शुरू हुआ। एवलिन ग्लेनी की मदर इजाबेल ग्लेनी बताती हैं कि उन्हें आज भी याद है जब उन्होंने 8 साल की एवलिन के अंदर पहली बार हियरिंग लॉस नोटिस किया था। ये बात उस वक्त की है जब पियानो प्ले करने के लिए एवलिन का नाम पुकारा जा रहा था। तब वो अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रही थी। तभी सडनली इजाबेल ग्लेनी को ये रियलाइज हुआ कि एवलिन ने सुना ही नहीं। हम अक्सर बच्चों के साथ क्या देखते हैं कि वे अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं, वो भी इस डर से कि उनके फ्रेंड्स या बाकी के लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। एवलिन ने भी इसी रीजन से अपनी डेफनेस की प्रॉब्लम को अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी छुपाए रखा। लेकिन जब धीरे धीरे उनके स्कूल में हर सब्जेक्ट्स में मार्क्स घटने लगे तो उनकी हेडमिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को उन्हें किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने को कहा। और अब तक एवलिन 11 साल की हो चुकी थी। ठीक से नहीं सुन पाने के कारण उन्हें स्कूल के लेसन्स भी समझ नहीं आते थे। जब एवलिन को स्पेशलिस्ट को दिखाया गया तब पता चला कि ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से उनकी हियरिंग पावर बहुत ही खराब हो चुकी है। एवलिन के पेरेंट्स को एडवाइस दिया गया कि वे एवलिन को हियरिंग एड्स लगवा दें और किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन करवा दें जहां डेफ बच्चों के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हो। ये सब सुनने के बाद एवलिन को तो मानो सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि म्यूजिक ही उनकी दुनिया थी और डेफनेस की वजह से वो अपनी दुनिया खत्म होते नहीं देख सकती थी। अब है पैरा 3। अपनी डेफनेस को एवलिन अपनी डिसेबिलिटी नहीं बनाना चाहती थी। अब एवलिन ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगी और वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ एंजॉय करेगी। साथ ही म्यूजिक के प्रति जो उनका लगाव है उसे भी कंटिन्यू रखेगी। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन प्ले करते देखा। जाइलोफोन कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। उस लड़की को जाइलोफोन प्ले करते देख एवलिन भी डिसाइड करती है कि वो भी इसे प्ले करेगी। पर एवलिन की बात सुनकर ज्यादातर टीचर्स उसे डिस्करेज करते हैं, लेकिन जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉप्स, वो एवलिन की क्षमता को पहचान लेते हैं। वो सबसे पहले एवलिन को 2 अलग अलग लार्ज ड्रम्स के डिफरेंट नोट्स को पहचानना सिखाते हैं। मिस्टर फॉप्स कहते हैं कि तुम इन नोट्स को अपने कानों से नहीं बल्कि किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। थोड़ी ही देर में एवलिन को समझ आने लगता है और वो बताती हैं कि वो हायर नोट्स को अपने वेस्ट के ऊपर के पार्ट में फील कर पा रही थी और लोअर नोट्स को वेस्ट के लोअर पार्ट में। मिस्टर फॉप्स इस प्रोसेस को रिपीट करते जाते हैं और अब एवलिन क्लियरली फील कर पा रही थी कि वो अलग अलग नोट्स को अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स से डिटेक्ट कर पा रही है। आगे एवलिन बताती हैं कि उन्होंने अपने माइंड और बॉडी को साउंड और वाइब्रेशंस के साथ मैच करना सीख लिया था। बाकी चीजें उनके हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करेंगी। नाउ पैरा 4। इसके बाद से एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूके टूर पर गईं। उस वक्त वह 16 साल की थी और उन्होंने ठान लिया था कि संगीत को ही अपनी दुनिया बनाएंगी।
उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया और उस एकेडमी के हिस्ट्री में एवलिन वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर बनी। धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा से सोलो परफॉर्मेंस की तरफ मूव करने लगी और 3 साल के कोर्स के अंत तक एवलिन के पास ऑलमोस्ट सारे टॉप अवार्ड्स थे। नाउ पैरा 5। इन सब के बावजूद एवलिन को कभी कोई घमंड नहीं हुआ और ना ही उन्होंने इसे कोई हेरोइक अचीवमेंट माना। उनके हिसाब से अगर आप हार्ड वर्क करोगे और आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है तो आप वहाँ तक जरूर पहुँच जाओगे। अपनी डिटर्मिनेशन के दम पर एवलिन आज अपने फील्ड के टॉप पोजीशन पर हैं। वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर मल्टी परक्यूशनिस्ट जिन्होंने हजारों इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में महारत हासिल कर रखी है, अब वो एक इंटरनेशनल फेम बन चुकी हैं। नाउ पैरा 6। एवलिन जिस तरह से बिना सुने एफर्टलेसली हर एक फंक्शन को अटेंड करती थी वो देखना बहुत ही दिलचस्प था। यहाँ एवलिन किसी को अपना इंटरव्यू दे रही हैं और इंटरव्यूअर ये बताते हैं कि 2 घंटे के डिस्कशन में एवलिन ने उनका एक भी वर्ड मिस नहीं किया। वो भले ही सुन नहीं सकती हैं पर लिप्स के मूवमेंट से वो हर एक चीज को इंटरप्रेट कर लेती हैं। आगे एवलिन हंसते हुए बताती हैं कि वो आदमी जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी और झाड़ी की तरह उलझी हुई थी, उसकी वजह से एवलिन को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बात को समझने के लिए सिर्फ लिप्स को देखना जरूरी नहीं होता बल्कि पूरे फेस का एक्सप्रेशन मायने रखता है, खासकर आईज मूवमेंट। एवलिन सारी बातें स्कॉटिश एक्सेंट में फ्लॉलेसली कर रही थी। इस पर वह बताती हैं कि वो स्कॉटिश इतने अच्छे से इसलिए बोल पा रही हैं क्योंकि वो स्कॉटलैंड की हैं और 11 साल की उम्र तक वह सुन सकती थी। लेकिन इंटरव्यूअर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो फ्रेंच और जापानीज इतने अच्छे से कैसे बोल पा रही थी। नाउ पैरा 7। एवलिन बताती हैं कि म्यूजिक उनके हर एक बॉडी पार्ट से होकर गुजरता है। म्यूजिक एवलिन के स्किन, चिक बोन्स और यहाँ तक कि उनके बालों में भी एक तरह की झनझनाहट, एक तरह की वाइब्रेशन पैदा करती है। जब एवलिन जाइलोफोन को बजाती हैं तो वो साउंड को स्टिक से होते हुए अपने फिंगर टिप्स पर सेंस कर पाती हैं। ड्रम्स को बजाते वक्त वो उसके रेजोनेंस को अपने बॉडी पार्ट में फील कर पाती हैं। वुडन प्लेटफॉर्म पर वो अपने शूज को उतारती हैं ताकि वाइब्रेशंस पास होकर उनके खाली पाँव से ऊपर लेग्स तक जा सके। नाउ पैरा 8। ये कहना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी कि एवलिन अपने ऑडियंस को आनंदित कर देती हैं। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एक मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स प्लेड एवलिन के बारे में कहते हैं कि गॉड ने भले ही एवलिन से उनकी हियरिंग पावर छीन ली हो, पर बदले में उसे कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज वापस मिली है। हम सब जो सुनते हैं एवलिन उसे फील करती है और उसके फील करने की कैपेसिटी हमारे सुनने की कैपेसिटी से भी कहीं ज्यादा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में एवलिन कन्फेस करती हैं कि वो एक वर्कaholic है। वर्कaholic ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो खुद को हमेशा किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रखते हैं। वो कभी खाली नहीं बैठ सकते। एवलिन बताती हैं कि उन्हें हमेशा काम में डूबे रहना अच्छा लगता है। वो एक नॉर्मल क्लासिकल म्यूजिशियन से भी कहीं ज्यादा हार्डवर्क करती हैं। इस हार्डवर्क का रिवॉर्ड भी एवलिन को बहुत बड़ा मिला था। रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा भी एवलिन जेल और हॉस्पिटल में फ्री कंसर्ट देती थी। यंग म्यूजिशियन एवलिन की हमेशा ही हायर प्रायोरिटीज होते हैं। बीथोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन की ओनर एन रिचलिन कहती हैं कि एवलिन डेफ चिल्ड्रन के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। बाकी डेफ बच्चे देख सकते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकते। नाउ लास्ट पैरा। अपनी डिसेबिलिटीज के बावजूद भी एवलिन ने अपनी उम्र से दोगुने लोगों से भी कहीं ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। उसने अपनी डिटर्मिनेशन और टैलेंट के दम पर परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर ला दिया है। उन परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट की इम्पोर्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। एवलिन ने वैसे लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है जो हैंडीकैप्ड हैं। उनकी अचीवमेंट्स को देखकर आज वही सारे लोग कहते हैं अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इतना ही नहीं, एवलिन ने लाखों लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली है। तो आई होप आप लोगों को एवलिन क्लेनी की स्टोरी सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला हो। मैंने तो उनकी लाइफ से यही सीखा कि भाई अगर डिटर्मिनेशन है और हार्डवर्क है तो हम पूरी दुनिया पलट सकते हैं। आपने क्या सीखा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, साथ में ये भी बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।